मंदिर को लेके, राम मंदिर को लेके कभी होता है, कभी हम सर्जिकल स्ट्राइक को लेके मुद्दा, लेकिन जो असल मुद्दा बेरोजगारी है। उत्तराखंड की किस सरकार को बेहतर मानते हैं तुलनात्मक रूप से? बहुत स्पष्ट जनादेश किसी दल के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम ऐसा नहीं करें कि आप इन कानूनों को ऐसे कॉम्पैक्ट बना दें कि बाहर का आदमी पूंजी नहीं लगा सके, जरूर लगाए, लेकिन स्थानीय हितों की उपेक्षा न हो। नमस्कार, मैं अंकित लखेड़ा और आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। चुनावों का दौर है और लेखक, बुद्धिजीवी और पत्रकार उत्तराखंड के हासिल की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही एक बुद्धिजीवी और उत्तराखंड के बड़े बरगद योगेश धस्माना जी हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। बता दें कि धस्माना जी नेहरू युवा केंद्र के असिस्टेंट डायरेक्टर पद से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं पिछले साल, और लंबा उनका एक पत्रकारिता का भी अनुभव रहा है। तो उनसे बातचीत करेंगे उत्तराखंड के सरोकारों की। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। समय साक्ष्य का भी। सर, सबसे पहले तो यही है, उत्तराखंड का 2 दशक का सफ़र हो गया, अभी चुनाव है, क्योंकि चुनाव पे चर्चा होने लाजमी है कि कितना हमारा हासिल है। तो आप किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड के सफ़र को? पहले तो मैं समय साक्ष्य की जो सक्रियता है उसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ। और ये बड़ा एक सामयिक और महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है कि जिन राज्यों के साथ हमारा ये गठन हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों में आज अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तराखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ है आज भी। जो असल मुद्दा था, जिसका कि मुझे हैरत है कि किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में नहीं है शामिल, वो है इस क्षेत्र के जल और भूमि संबंधी विवाद। जब ये राज्य का गठन हुआ तो ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका कि जल पर अपना अधिकार ही नहीं है। जो राज्य गठन जब हुआ और इसकी जो धारा 79 और उपधारा 80 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जल पर जो नियंत्रण होगा और जल संबंधी जो विवाद इस राज्य के होंगे, उनके लिए उत्तराखंड के साथ 5 राज्य जोड़ दिए गए: उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल। अब आप ये देखिए कि पानी हमारे उत्तराखंड का, और विवाद की स्थिति होने पे ये 5 राज्य फैसला करेंगे। और ये जो उपधारा थी, ये इसी का एक खामियाजा हमें उठाना पड़ रहा है कि जो परिसंपत्तियों का विवाद और बंटवारा जो आज तक नहीं हो पाया है, यही धारा उसमें बाधक बनी हुई है। लेकिन कुछ मीडिया घरानों द्वारा इस बात को प्रचारित किया जा रहा है, सरकार तो करेगी ही प्रचारित, लेकिन कुछ मीडिया घरानों के द्वारा भी अज्ञानता के कारण ये प्रचारित किया जाता कि सारे विवाद हल हो गए हैं। लेकिन मैंने कहा कि इस धारा के अंतर्गत जब तक इन 5 राज्यों की कोई सामूहिक बैठक नहीं होती, तब तक ये परिसंपत्ति और जल का विवाद नहीं निपटेगा। उदाहरण के लिए देता हूँ कि हरकी पौड़ी का जो 1400 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ये 1400 वर्ग किलोमीटर का एरिया अभी भी उत्तर प्रदेश में है। जो वीआईपी घाट है, सिंचाई है, वो उत्तर प्रदेश में है। हमारे रुद्रपुर में जो नानकमत्ता सागर है, उस पर जो मछली पालन का ठेका है, वो उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग लेता है। और अभी जो जिसको कि हमारी वर्तमान सरकार दावा करती है कि हमने सुलझा लिया है, अभी धामी जी जब गए थे रुद्रपुर इस चुनाव घोषणा से पहले, उस समय उन्होंने कहा कि स्वयं कहा कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी कि हम वहाँ नौकायन कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हर की पौड़ी पे हमारा अधिकार नहीं होना, हमारा रुद्रपुर के उस नानकमत्ता सागर पर अधिकार न होना, ये सारे प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिर हमें हासिल हुआ क्या, ये मेरा सवाल है। भी जैसे कि आपने कहा कि अभी तक जो है हमारे ज़मीनी मामले नहीं सुलझ पाए और स्टेट्स के साथ, लेकिन सरकारों ने भी दावा किया, चाहे त्रिवेंद्र जी हों, चाहे उसके बाद हमारे धामी जी हों। एक त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल का एक बड़ा हाईलाइट में रहा मुद्दा भू कानून का, कि उन्होंने भू कानून में संशोधन कर दिए। जी। तो उसे किस तरीके से देखते हैं, और क्या अभी सोशल मीडिया से लेकर और तमाम सड़कों तक पे ये मुद्दा छाया रहा है, तो कितनी उम्मीदें हैं कि भू कानून लाया जा सकता है, या कितनी उसकी सार्थकता है? देखिए, भू कानून में पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अब अधिकांश ज़मीनें बिक चुकी हैं, क्योंकि 21 साल का सफ़र हो गया है। और जब पहली निर्वाचित सरकार एनडी तिवारी की बनी, तो एनडी तिवारी जी ने उसमें एक सीमा बनाई थी कि 500 वर्ग मीटर की ज़मीन बाहर का व्यक्ति खरीद सकता है। लेकिन जब खंडूड़ी सरकार आई तो खंडूड़ी जी ने वो 250 वर्ग मीटर कर दिया था कि कोई भी इतनी ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन उसके बाद जब हरीश रावत और त्रिवेंद्र आए,
इन तीनों ने उसमें ढील दे दी और उससे क्या हुआ कि जो बची खुची ज़मीन है वो हमारे जो बाहर के पूंजीपति हैं, हमारा माफिया है, हमारे जो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, और इसके पीछे मैं कारण ये समझता हूँ कि जो हमारा नेतृत्व है, हमारा जो स्थानीय नेतृत्व है, उसके पास अपना पैसा तो है नहीं, तो वो बाहर से ऐसे लोगों को यहाँ लाके उनका पूंजी निवेश करता है और उसके कारण वो लोग जो अपनी पूंजी लगाते हैं वो इन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कानूनों को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन में वो तो हमारे अपने आदमी नहीं थे। ब्रिटिश शासन में एक व्यवस्था की गई थी कि पहाड़ में काश्तकारी ज़मीन बहुत कम है, छोटा काश्तकार है, तो उन्होंने एक कानून बनाया था कि 5 एकड़ से नीचे जिस पे ज़मीन होगी वो ज़मीन बेच नहीं सकता है। जैसे शिल्पकारों की ज़मीन का ना जो पट्टे पे मिली है उसको बेच नहीं सकता है, ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्र के काश्तकारों के लिए उसमें जौनसार बाबर के लिए अलग कानून थे। सर, एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी कश्मीर का मुद्दा था धारा 370 हटने का, या वहाँ पे कानून हटाएगा, तो एक ये हवाला दिया जाता है कि भाई अगर ये लचीले कानून होंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, तो इसे किस तरीके से आप? बिल्कुल, हम ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। उत्तराखंड एक ऐसा है कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा बाहर है। हम ऐसा नहीं करें कि आप इन कानूनों को ऐसे कॉम्पैक्ट बना दें कि बाहर का आदमी पूंजी नहीं लगा सके, ज़रूर लगाए, लेकिन स्थानीय हितों की उपेक्षा न हो। जैसे एक उदाहरण के लिए पिछली सरकारों ने चाय बागान लगाने की बात की, तो चाय बागान के तो जो एक्सपर्ट्स हैं सब बाहर से हैं। तो एक बात हुई थी कि स्थानीय लोगों के साथ आप सहकारिता के आधार पर समझौता करें, लीज पे दे ज़मीन। देखिए, हिमाचल में हम जिस बात को कह रहे हैं ना कि हम ऐसा नहीं कर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश का कोई नागरिक कहीं किसी क्षेत्र में जाए, अपने खरीदे, बसे, लेकिन स्थानीय हितों की उपेक्षा न हो। उदाहरण के लिए हिमाचल ने अपने यहाँ क्या किया कि उसने अपने इन्वेस्टर्स बुलाए, लेकिन वो ज़मीन बेची नहीं, उसने लीज पे दी है, उनको एग्रीमेंट पे दी है। तो उससे क्या है, उस एग्रीमेंट के आधार पर उसको जो पैसा मिलता है वो तो अपनी जगह है ही, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। आप इसी के नहीं, आप पड़ोसी हरियाणा है, हरियाणा ने 1990 में अपना जो भू कानून बनाया, उस भू कानून के तहत एक बहुत बड़ा काम किया जो हमारी कोई सरकार देख नहीं रही है। हरियाणा से सबक ले। हरियाणा ने क्या किया कि अगर कोई कॉमर्शियल सीधा ज़मीन नहीं खरीद सकता काश्तकार की, सरकार मध्यस्थता करेगी, उसकी ज़मीन को खरीदेगी। और सरकार ने क्या कर दिया है कि एक पैरामीटर बना दिए हैं कि सड़क मिनिमम 1 करोड़ रुपए से नीचे किसी काश्तकार की 1 बीघे की ज़मीन नहीं बिकेगी। अब वो बाहर का जो कारोबारी है, अगर वो वहाँ पे कॉलोनी बनाना चाहता है, फ्लैट्स बना रहा है, तो उस काश्तकार को उसकी बीघा का न्यूनतम 1 करोड़ रुपए, और उसके साथ साथ उसको एक फ्लैट भी मिलेगा निःशुल्क। और उसका अगर बालिग बच्चा नहीं है, काम करने वाला बालिग नहीं है, तो वो जब तक बालिग बच्चा होता है तब तक 18,000 रुपये पर मंथ वो उस परिवार को भी देगा। अब बताइए, क्या हमारे उत्तराखंड में कोई इस तरह का समझौता हो? और हरियाणा का काश्तकार क्यों नहीं ज़मीन देगा, जिसको कि 1 करोड़ निर्धारित हो गया है कि हम 1 करोड़ ज़मीन देंगे आपको फ्लैट की जगह। अगर वो कॉमर्शियल कॉलोनी बनाता है, दुकानें बनाता है, तो उसको एक दुकान भी देंगे, तो वहाँ का काश्तकार बेचेगा ना, वो ना थोड़ी कहेगा। लेकिन उत्तराखंड में आप स्थानीय लोगों को बिल्कुल इसकी उपेक्षा करें। हम कहें आप लीज पे दीजिए ना, उनको क्या ज़रूरत है? या एक समर्थन मूल्य निश्चित होना चाहिए ना उसका, कि सड़क के नीचे हम, या सड़क के पास इतना, सड़क से दूर इतना। आपने कोई तय ही नहीं किया। हम तो कहते हैं कि हरियाणा का आप कानून 1990 का उठा के देखें। आपका पंजाब में जो मोहाली के पास नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, उसमें 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपए तक 1 बीघा ज़मीन उन्होंने काश्तकारों को दी और वो ज़मीन खरीद की। लेकिन हमारे यहाँ तो छोटा सा काश्तकार है, इसलिए बात हुई थी कि अगर वो छोटा काश्तकार भी अगर आप जो जबरन खरीद लेंगे और बलात् कब्जा करेंगे, और स्वयं हमारे मंत्री और हमारे नेतागण जाके इस काम को कर रहे हैं, तो कैसे हमारी अस्मिता, जो हम कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी ये राज्य बनना था, तो कैसे हमारी आइडेंटिटी बचेगी, कैसे हमारी आर्थिक जीविका बचेगी? सवाल मेरा सिर्फ इसमें इतना ही समेशन था। एक जो बीजेपी की सरकार है या जो भी दक्षिणपंथी सरकार होती है, उसकी अप्रोच होती है कि पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल, है ना, और सरकारी नौकरियों को वो जैसे कह रहे हैं भाई आप स्टार्टअप करो, रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनो। तो क्या आप किस तरह से आप समीक्षा करते हैं कि क्या बीजेपी सरकार, मौजूदा जो बीजेपी सरकार है सेंटर में, चाहे अपने स्टेट में, स्टेट के लिहाज से कितनी खरी उतर पाई है स्वरोजगार को बढ़ावा देने में? देखिए, सरकारी नौकरियों का तो आपने खुद स्वयं भी कह दिया है,
और परिस्थितियां भी ऐसे हैं कि सरकारी नौकरी के अवसर तो धीरे धीरे करके समाप्त हो गए। अब रह गया निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र, आमतौर पे तो निजी क्षेत्रों को इसलिए आमंत्रित किया जाता है कि वो आदमी के स्किल को बढ़ाता है, कौशल को बढ़ाता है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें हमारा निजी क्षेत्र भी हमको रोजगार बढ़ाने में असफल रहा है। अब आप ये देख लीजिए कि मीडिया का ही घराना है, आप देखिए इतने बड़े घराने हैं कि वो जो हम स्थानीय स्तर पर हम काम करने वाले पत्रकार लोग हैं हमारे, उनकी आवाज़ दबा के रख दी गई है। वो जन मुद्दों को उठा ही नहीं सकते। बेरोजगारी के मुद्दे, आप ये देखिए कि ये पूरा चुनाव चल रहा है, ये केवल मंदिर को लेके, राम मंदिर को लेके कभी होता है, कभी हम सर्जिकल स्ट्राइक को लेके मुद्दा, लेकिन जो असल मुद्दा बेरोजगारी है, हम कैसे रोकेंगे? अभी देखिए 4 धाम सड़क है और रेल परियोजना, तो बहुत महत्वपूर्ण सरकार की योजना है और इसमें कतई दो राय नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं। लेकिन अभी आप अगर यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो बड़े बड़े गजरौला के पास अब बड़े होटल बन गए, बड़े पूंजीपतियों के। आपकी गाड़ी वहाँ अंदर जाती है तो आपको चाय और ये 150 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। 4 धाम के सड़क मार्ग पे ये होने वाला है कि बड़े बड़े पूंजी नहीं होटल खुलेंगे। अब आप ये देखिए कि कोई स्वरोजगार करने वाला अगर ग्रामीण युवक होगा जो चाहेगा कि मैं सड़क के पास, गाँव के नज़दीक अपना होटल खोलूँ, अपना ढाबा खोलूँ, तो आप खोल ही नहीं पाएंगे। उसमें कई किस्म की अड़चनें लग जाएंगी कि सराय एक्ट में पंजीकृत है या नहीं है। तो हमारे जो छोटा काश्तकार है, कानूनी दांव पेच में दम तोड़ देती हैं सारी योजना, तो योजनाएं उस कानूनी उसमें दम तोड़ देंगी। और आप देहरादून में ही देख लीजिए ना, कितनी यहाँ पे कोई इतने 21 साल में कोई महत्वपूर्ण आईटी सेक्टर नहीं आया, काम करने के लिए कंपनियाँ नहीं आई। और जो हैं भी थोड़ा बहुत, आप ये सोचिए 5 से 10 हज़ार रुपये दे रही हूँ, 15,000 मैक्सिमम। क्या आज की उसमें 15,000 रुपये का गुजारा होगा? सरकार अपना एक कर्मचारी रिटायर होता है, अधिकारी, उसको 80,000 रुपये प्रति माह पे रखती है सलाहकार में। लेकिन हमारे चाहिए सचिवालय में काम करने वाले लोगों, आउटसोर्स संविदा पे काम करने वाले लोगों, इनकी जो पगार है वो 10 से 12 हज़ार है। उसमें भी 12% जो है उपनल काट देता है। और जो आपका जीपीएफ जमा होना चाहिए था, सीपीएफ, वो जमा करता ही नहीं है। आपका जो नियोक्ता, जो एजेंसी है जो आपको काम करवा रही है, मुझे पता नहीं कि वो भी आपका वो सीपीएफ काटता कि नहीं काटता है। तो ऐसी स्थिति में कौन इसको देखेगा? रेगुलेटरी कौन करेगा इसको? कि ठीक है निजी क्षेत्र में होना आएगा, लेकिन सवाल यह कि जो न्यूनतम एक मेज़बानी है, अभी जो पिछला वेतनमान था उसमें यह माना गया कि जीवन बसर करने के लिए न्यूनतम 20,000 रुपये मजदूरी होनी चाहिए प्रति माह। आपने सर अभी जैसे कि जिक्र किया तमाम रोजगार के पहलुओं पे आपने जिक्र किया। सर एक बड़ा सवाल ये है, जैसे कि उपनल कर्मचारियों की बात की या तमाम और जो बेरोजगार हैं, रोजगार ये भर्तियों के लिए सड़कों पे आंदोलन करते रहते हैं पूरे साल भर, हम 5 साल तक देखते हैं, काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आप जो है एक सरकारी अफसर रहे हैं, पूरा बारीकी से आपने अंदर तक चीज़ों को अनुभव किया, तो उसके आधार पर मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई जैसे भर्तियाँ होती हैं टेम्परेरी बेसिस पे क्यों हो रही हैं, कि भाई सीधी सी बात है, जब अगर पद सृजित हुए हैं तो उन पर डायरेक्टली क्यों नहीं वो भर्तियां कर देते हैं? क्या इसमें लूप होल्स हैं? क्या सरकार के लेवल पे, शासन प्रशासन के लेवल पे क्या कमियां हैं जो उन्हें भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और बार बार ये प्रशासन के लिए भी सरदर्दी ना बने? देखिए, सरकार इस समय जिस मॉडल पे काम कर रही है हमारी केंद्र सरकार, और उन्हीं की राज्यों में अधिकांश सरकारें तो उन्हीं की हैं, अधिकांश राज्यों में। नहीं सर, जैसे लंबित मामले हैं जो भी हाँ, लंबित मामले हैं वो तो कांग्रेस के टाइम के भी हैं। हाँ, कांग्रेस के टाइम पे भी हैं। कांग्रेस के टाइम पे ये दरअसल इसके पीछे जो कानूनी पेश था पहले तो ये था कि जब ये राज्य बना, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसमें था कि आप इसमें प्रशासनिक तंत्र कम रखेंगे। कैसा? आईएएस, आईपीएस, इनकी क्या जरूरत है? जो नीचे सबसे ज़्यादा जरूरत है क्लरिकल में, टेक्निकल हैंड्स की जरूरत है, उनकी कीमत पे आप बड़े पद सृजित करते हैं। तो जो योजना आयोग का एक राज्य की आय के सापेक्ष जो पद सृजित किए जाते हैं उसमें बड़े पद को सृजित करते हैं ये लोग, छोटे पद रह जाते हैं। दूसरा, इन्होंने एक गुजरात मॉडल देखा। गुजरात मॉडल में ये है कि 5600 रुपये वो संविदा वाले को देते हैं और 5 साल तक एक बॉन्ड भरवाते हैं कि 5 साल तक वो न कोई आंदोलन करेगा न दावा करेगा। 5 साल की परफॉर्मेंस के बाद उसमें, क्योंकि देखिए 5 साल का समय कम नहीं होता किसी युवा के लिए कि वो इंतज़ार करे, तो उसमें क्या होता है कि 50% आदमी तो वैसे निकल जाता है। अब 50% जो रह जाता है उसमें भी ये केवल स्किल वाले आदमी को लेते हैं और बाकियों को कह देंगे आप अनस्किल्ड हैं, अब आप बाहर हो जाइए। तो ये चूँकि 5, 7, 10 साल की प्रोसेस हो जाती है, तो जो भी कोई आंदोलन होता है तो दम तोड़ देते हैं।
और एक बात और है जो मैं किसी राजनीतिक दल को दोषी नहीं मानता, जनसंख्या के राज्य के सापेक्ष हमारे जो पद हैं सरकारी, वो पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हैं। पर्वत क्षेत्र में जो पर्वतीय राज्य हैं देश भर में, हिमाचल में और नॉर्थ ईस्ट के अगर राज्यों का मुकाबला करेंगे तो हमारा होता क्या कि जो प्लानिंग का बजट भी है, प्लान का, वो नॉन प्लान माने जिसमें वेतन इसमें खर्च हो रहे हैं। तो ये एक सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो डेफिसिट जा रहा है, हमारा घाटा ये जा रहा है कि हमारे पास सरकारी कर्मचारियों पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है और प्लान के लिए कम हो रहा है। ये केवल कोरी घोषणाएं होती हैं कि हम इतना दे देंगे, पैसा तो है ही नहीं। अगर वो घोषणा होती तो आप पद सृजित करते। तो इसलिए भी पद सृजित नहीं होते हैं कि ये ऊपर वाले पद तो लगातार बढ़ा रहे, लेकिन जो तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी तो भारत सरकार ने पहले कह दिया कि ये पद धीरे धीरे समाप्त हो गया, नए वेतन है। लेकिन जो तृतीय श्रेणी का पद या एमटीएस जिसको मान रहे हैं, ये इसलिए नहीं हो पा रहे हैं ज़्यादा क्योंकि ऊपर के पद ज़्यादा सृजित हो रखे हैं। जो क्लास 1 और क्लास 2 के पद हैं और चयन लोक सेवा आयोग के पद हैं, वो पद ज़्यादा सृजित हो रहे हैं और तो ये जो बैलेंस है ये नहीं हो पा रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से जैसे अभी मैं कोई कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने पहली बार इसको थोड़ा शामिल किया है और कहा है कि हम अपने कार्यकाल में अगर हमें सरकार मौका मिलता है तो हम ये जो ऊपर के पद जो ज़्यादा हो गए हैं उनको रोक कर और नीचे के पद ज़्यादा सृजित करेंगे। और मैं इसमें एक चीज़ और कहूँगा कि इसको अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जब तक हमारा राज्य नहीं बना था तो ये जितने पद होते थे जिलों में जिलाधिकारी के पास होते थे। ये क्लास 3 क्लास 4 का पद जिलाधिकारी लगा दे, शिक्षा अधिकारी है वो LT तक लगा दे। अब जब राज्य बना था तो ये हुआ था कि स्वायत्तता बनेगी, उल्टा हुआ। यहाँ सारा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों ने, सेक्रेटरियों ने सारे अधिकार अपने पास ले लिए और सारा दबाव जो है वो राज्य पे पड़ रहा है। और अगर ये पद जिले में ही भर्ती होना शुरू कर दें तो हमारी प्रॉब्लम में भी सरकार के भी अंदर, शासन में भी लोड कम पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि स्थानीय स्तर पर उन पदों की भर्ती होने से कुछ भ्रष्टाचार भी कम होगा, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, अब चलते चलते ये जानना चाहूँगा आपसे कि अभी तक आप इतने सियासी सफ़र में उत्तराखंड की किस सरकार को बेहतर मानते हैं तुलनात्मक रूप से? देखिए, बड़ा कठिन सवाल पूछा इस बार आपने, क्योंकि सत्ता का अपना एक चरित्र होता है और जब सत्ता के नज़दीक आता है तो वो जो उसका चरित्र बदल जाता है। तो इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों सरकारों में कोई विशेष अंतर मुझे नज़र नहीं आता। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि जो अगर मूल्यांकन करता हूँ तो कुछ मुद्दे और कुछ सवाल ऐसे रहे जो कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से सुलझाए, कुछ भाजपा ने भी कुछ काम बेहतर किए जो ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए सड़क है, ट्रांसपोर्ट ये बढ़ाए। लेकिन किसी राज्य की जो हमारा मानव संसाधन है, यूथ है, अगर हम उसके लिए कुछ नहीं करते, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन चला अभी तीर्थ पुरोहितों का, लेकिन तीर्थ पुरोहितों को तो आप देंगे, लेकिन जो वो आप हमारा ढोली समाज है, जो ढोल वादक है, आप अगर इनके पदों को भी वहाँ सृजित करते तो उनकी आजीविका बनती, एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा और हमारी जो समरसता है। ऐसे युवा जो आक्रोश है, अगर आप उसको समय रहते हुए नहीं देंगे तो वो गलत हाथों में जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि रोजगार की दृष्टि से तो जो एक सामान्य बात आती है तो लगता है कि कुछ कांग्रेस के सरकार के कदम इसमें बेहतर रहे हैं। धामी सरकार नहीं बल्कि बीजेपी सरकार की अगर हम बात करें तो उनके कुछ प्रयास जो सुविधाओं का विकास हुआ, सड़क, ट्रांसपोर्ट और ये बेहतर हुआ, निश्चित रूप से उनके इन कामों की प्रशंसा की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर पर्यटन से भी आय कमाने की बात करते हैं तो आप कभी कहते हैं कि हम हेमकुंड को 5वां धाम बनाएंगे, लेकिन चुनाव आते ही आप सैनिक धाम की बात करने लगते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि आप केवल भावनात्मक मुद्दों को आगे रख के चुनाव जीतना चाहते हैं या क्यों आपके पास कोई रोड मैप भी है। तो मुझे दुर्भाग्य से ये है कि दोनों जो दल हैं इनके पास कोई सुनिश्चित दिशा में, दोनों जो प्रमुख दल हैं इसमें, उनमें रोड मैप अभी मेरे पास कोई नज़र नहीं आता और न ही इनके मैनिफेस्टो में ये बात दिखाई दे रही है कहीं। उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी, इन पे क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड क्रांति दल निश्चित रूप से उसने शुरुआत की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी, लेकिन आप जब देखेंगे इस राज्य में जब 2002 के बाद 2000 खासकर 7 में जब चुनाव हुआ तो इनके विधायक जो हैं
अपनी सुविधा अनुसार कभी बीजेपी को समर्थन दे देते हैं, कभी कांग्रेसी झोले में चलते रहे। और 4-4 विधायक थे इनके, उत्तर प्रदेश में 2 विधायक थे, 4 विधायक यहाँ भी आए, और नतीजा क्या हुआ कि छोटे स्वार्थों के कारण ये लोग बिक गए। और आम आदमी पार्टी तो पहली बार इसमें आ रही है, और वो दिल्ली मॉडल की बात करती है, तो दिल्ली मॉडल पूरे उत्तराखंड में तो लागू करना बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, जो हमारा मैदानी क्षेत्र है इसमें उन्होंने जिस तरीके से बात की है डेवलपमेंट की, वो है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि इस पार्टी के पास अभी अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा नहीं हो पाया। तो लेकिन जो सर्वे बता रहे हैं और जो हमारा आकलन है वो ये कहता है कि अगर ये पार्टी 6 और 7% वोट ला रही है, सीटों में कितना इजाफा है कहना मुश्किल है अभी, लेकिन ये दोनों दलों को नुकसान पहुंचा रही है। और ऐसी स्थिति में हमें अभी आज के डेट पे लगता है कि आप और यूकेडी की जो उपस्थिति है, जो विद्रोही हैं, बागी उम्मीदवार हैं, इनसे बहुत स्पष्ट जनादेश किसी दल के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर अगर कुछ निर्दलीय जीत के आते हैं तो फिर वही खरीद फरोख्त की राजनीति होगी, और फिर एक बार उत्तराखंड फिर राजनीतिक स्थिरता के दौर में चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एक पत्रकार की नज़र से अभी मैं ये जानना चाहूँगा, आपको क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? किन किन मुद्दों पे काम होने बाकी हैं अभी या होने चाहिए? देखिए, रोजगार मुद्दा तो सबसे पहले है। हम जिस पलायन को कहते हैं, पलायन तब तक नहीं रुक सकता जब तक आप उन गाँव की स्थिति नहीं सुधारते। मैं देहरादून क्यों आया हूँ अपने पौड़ी से, वहाँ पे न तो स्वास्थ्य की शिक्षा थी और न, हाँ, उत्तर प्रदेश के ज़माने में अच्छी व्यवस्थाएं थी, हॉस्पिटल। सर, इसमें लोग जैसे कई बुद्धिस्ट सेमिनारें होती हैं बड़ी बड़ी, दिल्ली मुंबई हर जगह पे हमारी गढ़वाली सभाएं बनी हुई हैं, तमाम तरह के लंबी लंबी चौड़ी बातें होती हैं वही लोग अपने गांव में रखना नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम पलायन मत करो। तो वहाँ पे कोई अपने बच्चों को क्यों भूखा रहने के लिए, शिक्षा से, स्वास्थ्य की, इन तमाम सारी दिक्कतों में क्यों रखेगा? बिल्कुल, मैं इसीलिए तो मैंने पहली बार आपसे कहा कि जब तक हम ढांचागत सुविधाओं का विकास नहीं करते, खाली सड़क पहुंचाने से विकास नहीं हो जाएगा। इन्होंने जिस गैरसैंण में ये राजधानी की बात करते हैं, उस गैरसैंण में इन्होंने एक हॉस्पिटल निजी क्षेत्र को दिया, वो साल भर में भाग गया। तो गैरसैंण में भी आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, वो बिल्डिंग टूटने वाली है। मैंने तो 23 साल इन सीमांत के जिलों में काम किया, देखा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हमारे क्या है, अधिकतर नेता तो वहाँ जमीन बेच के देहरादून बेस हो रहे हैं या हल्द्वानी बेस हो रहे हैं, तो जनता में संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। क्यों रखेंगे बच्चे आप? और जो लोग गैरसैंण के सवाल पे बात करते हैं, ये बहुत झूठा है। गैरसैंण के लिए न कांग्रेस न बीजेपी, लेकिन मैं इसमें एक बात आगे भी कहता हूँ, जनता भी इसमें दोषी है। जनता भी ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव करती है जो चुनाव के टाइम पर धनबल से, शराब से, अवैतनिक तरीके से मतदाताओं को लुभाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार ही दोषी है, मैं इसमें जनता को भी बहुत बड़े हद तक दोषी मानता हूँ कि जो चुनाव के वक्त ऐसे नारों में, बरगलाने में उनके आ जाती है और अपने मत का दुरुपयोग करती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने मत का, और जब हम कहते हैं कि उत्तराखंड में साक्षरता दर केरल के बाद सर्वाधिक है, तो मैं कहूँगा, मतदाताओं से भी अपील करूँगा, वोट अवश्य करें और स्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों को चुनें। तो ये थी धस्माना जी की अपील आपसे कि अपने मत का जो है सही तरीके से उपयोग कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम आगे भी ऐसे इंटरव्यू करते रहेंगे जिससे कि जन जागरण हो। तब तक आप बने रहिए समय साक्ष्य के साथ।